शमशान घाट। रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। सर्दी की एक खौफनाक रात। अजीब अजीब सी आवाजें शमशान घाट के सन्नाटे को चीर कर डरने पर मजबूर कर रही हैं। इसी शमशान में एक लड़का जलती चिता के पास खड़ा है। ऐसा मालूम होता है जैसे उसका कोई करीबी आज इस दुनिया को अलविदा कह गया है। जलती हुई चिता से तेज आग की लपटें निकल रही हैं। तभी अचानक वो लड़का जोर जोर से रोने लगता है। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तेरे सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में? लड़के को रोते रोते काफी देर हो जाती है और अब रात के करीब 1:30 बज गए हैं। चिता की आग भी ठंडी हो गई थी। अब वो लड़का शमशान से निकलने लगता है, पर जैसे ही वो कुछ सोचकर वापस पीछे मुड़कर देखता है तो उसके चेहरे से मानो रंग ही उड़ जाता है। चिता के पास कोई बैठा था जो उस लड़के को घूरे जा रहा था। ये देखकर उस लड़के के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर से थर थर कांपने लगता है। ये मेरा वहम है या सच में भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं? आज से पहले उस लड़के ने कभी भी भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन इस बार उसके पास विश्वास करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो दौड़ने लगा और गांव में जाकर सीधा अपने घर पर ही रुका। वो चुपचाप जाकर बिस्तर में घुस गया। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई है, तो चुपचाप डरते हुए उसने अपने सिर को बाहर निकाला और देखा कि एक औरत उसके पास ही खड़ी है और उसे ठीक वैसे ही घूर रही है जैसे शमशान में उसे किसी ने घूर कर देखा था। कपिल के डर की कोई सीमा न थी। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे थे। कुछ देर बाद वो औरत उसके एकदम पास आ गई, जिससे उसकी धड़कनें तेज तेज धड़कने लगी और डर के मारे वो जोर जोर से चिल्ला उठा और बाहर की तरफ भागने लगा। जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर भी गांव वालों में से कोई अपने घर से बाहर नहीं आया, तो वो लड़का अकेले ही बैठकर रोने लगा। और कुछ देर बाद जब उसने पलटकर अपने घर की ओर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे कि ये उसका भ्रम था। उसके बाद किसी तरह उसने सुबह का इंतजार किया और अगली सुबह गांव के मंदिर में जाकर उसने पंडित जी को सारी बात बताई। बेटा, कभी भी अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है, और दूसरा, कभी भी शमशान से लौटते हुए पलटकर नहीं देखना चाहिए। और मेरी बात मानो, तुम इस गांव को जल्दी से जल्दी छोड़कर चले जाओ। अच्छा पंडित जी, इसके बारे में मैं सोचता हूँ। ठीक है बेटा। लड़के ने पंडित जी के पैर छुए और अपने घर की ओर चल पड़ा। इस लड़के का नाम कपिल है, जो गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ का कल ही निधन हुआ था। पंडित जी की बात मान लेता हूँ। वैसे भी अब तो माँ भी नहीं है, तो अब इस गांव में रहकर करना भी क्या है? चारों ओर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्तों के रोने की आवाज किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। उधर कपिल अपने बिस्तर में पड़ा सोने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही रात के 12 बजे कपिल को वो आत्मा फिर से अपने पास आती दिखी। वो डर के मारे चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर आवाज उसके हलक में ही अटक कर रह गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो समझ गया था कि उस आत्मा के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुमने जो गलती की है उसका दंड तुझे भुगतना होगा। इतना बोलकर वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है और कुछ देर बाद गायब हो जाती है। कपिल के डर के मारे जैसे हाथ पैर ही भूल गए थे और उसे पंडित जी की वो बात याद आ रही थी कि उसे गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, तभी शायद उसकी जान बच पाए। अगले ही दिन वो अपना सामान लेकर गांव से जाने लगा। उसी समय उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन फिर भी कपिल रुका नहीं और ट्रेन से वो दिल्ली पहुंच गया और वहां पर उसने एक कमरा किराए पर ले लिया।
चलो उस मुसीबत से पीछा छूटा। कपिल ने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार बना लिया था और रतन नाम के एक लड़के से उसने अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। फिर एक रात अचानक वही गांव वाली घटनाएं उसके साथ हर रात होने लगी। रोज रात को कपिल चिल्लाता और पड़ोसी जाग जाते। पड़ोसियों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कुछ प्रॉब्लम है क्या कपिल? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। कपिल के चेहरे की शिकन से रतन समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाने के लिए वो एक रात कपिल के कमरे में छुपकर बैठ गया। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, एक काला साया कपिल के पास आ जाता है, जो कपिल का कंबल खींच देता है, जिससे कपिल जोर से चिल्लाने लगता है। रतन ये सब देखकर डर गया और सोचने लगा कि शायद वहां रुककर उसने कोई गलती कर दी है। अरे ये कौन सी मुसीबत मोल ले ली मैंने? अब तो मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता। तभी वो काला साया कपिल से जोर से बोलने लगता है, मैं तुझे अमावस की रात को अपने साथ ले जाऊंगी। बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को। इस अजीब घटना से रतन को समझ में आ गया था कि कपिल पर किसी बुरी आत्मा का साया है। किसी तरह उसने वहां वो रात गुजारी और अगली सुबह सारी घटना पड़ोसियों को बताई। अरे कैसे बताऊं मैं आप सबको कि कपिल पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है और वो आत्मा अमावस्या की रात को कपिल को मार के अपने साथ ले जाएगी। अरे भाई, अमावस्या तो कल ही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। शहर के पास ही एक अघोरी बाबा रहते थे, जो सबने कहा कि वो ही इस समस्या का समाधान दे सकते हैं और सबने रतन को ही इसका जिम्मा सौंप दिया। रतन तुरंत अपनी बाइक लेकर निकल गया और दोपहर होते होते रतन अघोरी बाबा के पास पहुंच गया। बाबा प्रणाम। सदा खुश रहो बेटा। बोलो क्या बात है? बाबा मेरा एक पड़ोसी है कपिल, उस पर किसी आत्मा का साया है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैंने और सभी पड़ोसियों ने ये निश्चय किया है कि हम उसकी मदद करेंगे। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है। एक काम करो, उस लड़के को हमारे पास ले आओ, यहीं पर उसका इलाज हो सकता है। अगले दिन रतन कपिल को अपने साथ बाइक पर बैठाकर उस जंगल की ओर निकल पड़ा जहाँ अघोरी बाबा रहते थे। शाम होने को थी कि तभी अचानक से बाइक खराब हो गई। बाइक साइड में लगाकर दोनों ही पैदल आगे बढ़ने लगे कि रतन को वो रात वाला काला साया फिर से दिखा। रतन धीरे धीरे चलने लगा, जिससे वो पीछे रह गया और पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि वो काला साया कपिल के सामने आ गया था। कहाँ जाएगा मुझसे बचकर? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। फिर वो साया अपनी शक्तियों से कपिल को हवा में उड़ा देता है, जिसे देखकर रतन बहुत ज्यादा डर जाता है और अघोरी बाबा के आश्रम की ओर चल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो आश्रम पहुंच जाता है और बाबा से मदद मांगता है। बाबा, मेरा दोस्त कपिल वो उस तरफ है, उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो उसे परेशान कर रहा है। आप मेरे साथ आइए और उसकी मदद कीजिए। चलो देखते हैं बेटा। अघोरी बाबा और रतन उसी तरफ चल देते हैं जहां कपिल को रतन छोड़ आया था। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें हवा में लटका हुआ कपिल दिखाई देने लगता है। बाबा, वो रहा कपिल। अरे इस पर तो शमशान की भटकती आत्मा का साया है, जिसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तुम्हारे दोस्त ने शमशान से निकलते हुए पलट कर देख लिया था, जिस वजह से ये आत्मा इसके पीछे पड़ी हुई है। तो बाबा अब क्या करें? मैं कुछ करता हूँ, तुम यहाँ से आगे मत आना। इसके बाद बाबा कपिल की ओर बढ़ते हैं और ये सब देखकर उस आत्मा को अच्छा नहीं लगता। वो कपिल को पेड़ पर ही लटका देती है। अघोरी, अगर तू आगे आया तो मैं इसे मार दूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती, अगर किया तो पछताएगी।
ये सुनकर आत्मा डर गई और उसने कपिल को नीचे उतार दिया। अघोरी, अघोरी, मुझे जाने दे, मैं इसे छोड़ दूंगी, पर मुझे कुछ मत करना। हाँ। फिर अघोरी बाबा ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर कपिल पर छिड़क दिया, जिससे कपिल पर से आत्मा का असर खत्म हो गया। बाबा, मुझे छोड़ दे, मैं वहीं वापस चली जाऊंगी जहाँ से आई थी, और किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। वादा कर। मैं वादा करती हूँ। जा, चली जा, और किसी को परेशान मत करना, नहीं तो अगली बार छोड़ूंगा नहीं। इतना सुनते ही वो आत्मा वहां से गायब हो गई और बाबा ने दोनों को एक ताबीज दिया और हमेशा उसे अपने साथ रखने को कहा। इसके बाद कपिल और रतन बाबा को धन्यवाद कहकर शहर की ओर निकल गए। अरे छोड़ो मुझे, गुदगुदी हो रही है। तभी तो कर रहा हूँ। अरे 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 छोड़ो यार, मत करो ना। इतनी मुश्किल से तो मुझे मिली हो, आज नहीं जाने दूंगा। इधर आओ। अरे यार प्लीज छोड़ो ना। सौम्या और विशाल काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन कभी भी दोनों को एक साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला। इसीलिए दोनों ने ये ट्रिप प्लान की। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और खुद को मिले इस समय का दोनों ही बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। क्या कर रहे हो? अरे रोमांस कर रहा हूँ। अब वो भी हक नहीं है क्या मेरा? बस तुम्हें तो बातें ही बनानी आती है। अच्छा, इधर आओ। हाँ? इधर आओ, इधर आओ। दोनों ही खुद को मिले इन खूबसूरत लम्हों को जी रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से कोई शोर सुनाई देने लगा। ये शोर किस चीज का है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो सुना था कि स्टे करने के लिए ये जगह बहुत सेफ और अच्छी है, मगर मगर क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम अंदर ही रहो, मैं बाहर देख के आता हूँ। आवाज सुनकर विशाल बाहर निकला। चारों तरफ आंखें घुमाने के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज का आना अब भी बंद नहीं हुआ था। विशाल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इतने में सौम्या ने अंदर से आवाज लगाई। सब ठीक तो है ना विशाल? हाँ, अभी तक तो अंदर आ जाओ फिर। हाँ, आता हूँ। अपने आसपास देखने के बाद जब विशाल को कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो वो अंदर जाने लगा कि तभी अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, ये कोई मुझे बाहर खींच रहा है। अरे देखो मजाक मत करो, प्लीज चुपचाप से अंदर आ जाओ। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। ये देखकर सौम्या डर से घबरा गई और बाहर की तरफ भागी। विशाल कहाँ हो तुम? सौम्या डर से विशाल को बुलाने लगी। कई बार उसका नाम लेने के बाद भी उसे विशाल नहीं दिख रहा था। विशाल कहाँ हो तुम? विशाल! वो कितनी डरपोक हो तुम। ओह गॉड, मुझे पता था कि तुम्हें डराना बहुत आसान है। ये किस तरह का बेहुदा मजाक है? विशाल तुम पागल हो गए हो क्या? पता है मैं कितना डर गई थी। तभी तो मैंने किया। विशाल रुको तुम। अच्छा, अब चलो अंदर चलते हैं। वैसे पता चला कि आवाज कहाँ से आ रही थी? नहीं, चारों तरफ तो देख लिया, लेकिन कुछ दिखा नहीं। अब तो आवाज भी नहीं आ रही। हाँ, लगता है कहीं बाहर से आवाज जंगल में गूंज रही होगी।
हाँ ये हो सकता है। चलो अब अंदर चलते हैं। विशाल, तुम फिर से नाटक करना बंद करो। विशाल देखो, इस तरह का मजाक यहाँ नहीं चलेगा। हाँ? नहीं विशाल, विशाल, ये क्या हुआ तुम्हें? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। सौम्या डर से कपकपा रही थी। खुद के साथ अचानक हुए इस खौफनाक हादसे को वो समझ नहीं पा रही थी और वो बस अपनी जान बचाने के लिए भागती जा रही थी, भागती जा रही थी और बस भागती ही जा रही थी कि तभी अपने सामने इतने भयानक राक्षस को देख सौम्या का हलक सूखने लगा था। वो भयानक राक्षस सौम्या के करीब आता जा रहा था। सौम्या कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। सौम्या ये समझ चुकी थी कि आज वो अपनी जान नहीं बचा पाएगी कि इतने में ही राक्षस ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो घबरा गई। बच्ची को छोड़ दे। नहीं। बच्ची को जाने दे।